नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान के उपचुनाव के दंगल में। मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। क्योंकि 7 विधानसभा सीटों पर वोटिंग की प्रक्रिया सुबह 7 बजे से जारी है। 7 जगह पर जहां जहां हो रहे हैं मतदान, जिसमें 69 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं, जो अपनी किस्मत आज आजमा रहे हैं और मतदान केंद्रों पर मतदाता के अकॉर्डिंगली अपने मताधिकार का प्रयोग कर इन 69 प्रत्याशियों की किस्मत आज ईवीएम में कैद हो जाएगी शाम 6 बजे तक। 7 जगह की तस्वीरें देखिए मतदान केंद्रों की, चाहे वो दौसा की बात करें जहां बीजेपी कांग्रेस में टफ फाइट है, झुंझुनू की बात कर लीजिए, देवली उनियारा की बात कर लीजिए, सलूम्बर जो कि बीजेपी का गढ़ रहा है, 84 की बात कर लीजिए, चाहे रामगढ़ सीट पे यहां पे भी बीजेपी और कांग्रेस में टफ फाइट है, और खिंसर की बात कर लीजिए, यहां पे भी चुनावी फाइट त्रिकोणीय मुकाबला है। न्यूज 18 पर हर पल की अपडेट सबसे पहले आपको बता रहा है न्यूज 18 राजस्थान। जातीय समीकरण हो या मुद्दों का जोर हो, उपचुनाव के दंगल में कौन किस पर भारी पड़ेगा, कौन बाजी मारेगा, इस सब में, इन सब के बीच में आज 4 पार्टियों के बीच में ये सीधा टक्कर मुकाबला है। 7 सीटों पर चुनावी महाकवरेज आप देख रहे हैं, और महाकवरेज के दरमियान ही ये तस्वीरें हमारे रिपोर्टर्स के द्वारा जो 7 जगह पर ग्राउंड रिपोर्ट्स के जरिए दे रहे हैं, उसके जरिए हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दौसा की सबसे पहले जिक्र करते हैं, क्योंकि दौसा यहां पर जरूर डीसी बैरवा और किरोड़ी लाल मीणा के भाई जगमोहन मीणा चुनावी मैदान में हो, लेकिन यहां पर 2 वरिष्ठ नेता सचिन पायलट और डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा की साख दांव पर लगी, और इसीलिए आपने देखा कि दौसा में धुआंधार प्रचार, चाहे फिर कांग्रेस हो या फिर किरोड़ी लाल मीणा वो करते नजर आए। और यहां तक कि दौसा में तो मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा चुनावी रोड शो भी करते हुए नजर आए। अब ये देखिए आरएन जुबैर खान जो कि रामगढ़ से इस बार चुनावी मैदान में है, ये सहानुभूति की सीट मानी जा रही है। पिताजी का देहांत हुआ जुबैर खान का, और उनके बेटे आर्यन जुबैर खान को उतारा गया चुनावी मैदान में। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया है। कस्तूरी चंद मीणा को आप देख रहे हैं, जहां पर वो कांग्रेस प्रत्याशी हैं देवली उनियारा से, और केसी मीणा, और इस बार ये चुनावी मैदान में है, इनका वोट कास्ट करते हुए तस्वीरें आई। महेश रोत को आप देख रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी 84 सीट से हैं। पिछली बार लोकसभा में गठबंधन की सरकार थी, इंडिया गठबंधन इस बार नहीं है। महेश रोत इस बार चुनावी मैदान में है, 84 सीट, वैसे भी दबदबा माना जाता है, आदिवासी बहुल क्षेत्र है। उन्होंने अपना वोट कास्ट किया, उसकी तस्वीर भी निकलकर सामने आई। राजेंद्र बाबू को आप देख रहे हैं, जहां वोट कास्ट करने के बाद वो अपने स्याही लगी उंगली को दिखा रहे हैं, और ये लोगों को अपील भी जाती है, लोगों को इन्फ्लुएंस भी करता है कि आप भी अपने घरों से निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। बीजेपी प्रत्याशी हैं राजेंद्र बाबू, झुंझुनू सीट से इस बार चुनावी मैदान में उतरे हुए हैं। तो बेहद ही ज्यादा देखिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स यहां पर कुछ हो जाते हैं, जो बार बार न्यूज 18 राजस्थान, क्योंकि अमित ओला का गढ़ रहा है, जहां से आप राजेंद्र बाबू को देख रहे हैं, और अमित ओला का गढ़ मतलब ओला परिवार का गढ़ रहा है यहां पर, और पोते को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है ओला परिवार की तरफ से, क्योंकि ये एक पूर्व केंद्रीय मंत्री और जाट नेता रहे शीशराम ओला का प्रभाव यहां पर देखा गया। पोते को इस बार टिकट दिया गया है, लेकिन इस बार त्रिकोणीय मुकाबला राजेंद्र बाबू की हम बात कर रहे हैं, ये झुंझुनू सीट की, जहां से बीजेपी प्रत्याशी को आप देख रहे हैं। जरूर राजेंद्र बाबू को बीजेपी की तरफ से उतारा गया है, लेकिन शीशराम ओला के पोते, जहां पर ओला परिवार का दबदबा रहा है, युवा कैंडिडेट है कांग्रेस की तरफ से, उनको उतारा गया है, और राजेंद्र गुड़ा निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे हैं। माना जा रहा है कि मुस्लिम कैंडिडेट यहां पर निर्णायक भूमिका में है। और अगर हम बात करें भारतीय आदिवासी पार्टी यानी बाप की, तो सांसद राजकुमार रोत ने वोट अपना कास्ट किया है, वो तस्वीरें दिखाएंगे। हमारे संवाददाता ने जरूर उनसे बात भी की है, और राजकुमार रोत इस बार फुली कॉन्फिडेंट में है। ये माना जा रहा है कि 2 जगह से जरूर इनके कैंडिडेट्स उतारे गए हैं। चाहे हम बात कर लें बाप की, तो 84 सीट पर, जो कि डूंगरपुर की है, और यहां से अनिल कटारा बाप की तरफ से, राजकुमार रोत को आप देख रहे हैं, सांसद बन चुके हैं। सांसद बनने के बाद इनकी सीट खाली हुई, 2 बार से 84 सीटें इनके पास ही थी। और चाहे हम बात कर ले सलूम्बर सीट की, सलूम्बर सीट जो कि बीजेपी का गढ़ रही है, क्योंकि 3 बार से अमृतलाल मीणा यहां पर रहे हैं, वो सीट उनकी रही है, विधायक रहे हैं, और अमृतलाल मीणा के देहांत के बाद से ये यहां पर ये सीट खाली हुई, बीजेपी का गढ़ माना जा सकता है। हालांकि शांता देवी जो कि अमृतलाल मीणा की हैं, उनको इस बार चुनावी
चुनावी मैदान में बीजेपी की तरफ से उतारा गया। सहानुभूति की सीट मानी जा रही है अमृतलाल मीणा के परिवार के प्रति। यह माना जा रहा है कि आज जो सलूम्बर की सीट है, सलूम्बर की जनता है, वो उनके पत्नी की तरफ उनका वोट कास्ट हो सकता है, लेकिन बाप यहां पर बहुत अहम रोल निभाता है और सीधी टक्कर यहां पर बीजेपी और बीएपी के बीच में ही है। जितेश कटारा सलूम्बर से और 84 से अगर हम बात करें तो अनिल कटारा चुनावी मैदान में है। राजकुमार रोध को आप वोट कास्ट करते हुए भी देख रहे हैं। हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया था 2023 में और मुझे सांसद बनाया और ये सीट खाली हुई तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपनी सारी मशीनरी लगाई और हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने जिस तरह से 2 सभाएं की, यहाँ पर एक नामांकन के दिन आए और एक आखिरी तारीख को आए और उन्होंने काफी प्रयास किया। देखो, हर पार्टी को अपने दमखम झुकने का अधिकार है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन एक झूठ प्रचारित करना, खुले मंच से धमकियां दिलाना, मुख्यमंत्री जी की सभा है वहां पर एक शराब पी के आदमी मंच पे चढ़ के स्पीच देता है और खुली धमकी देता है मुझे, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और सरकारी मशीनरी का जिस तरह से इस चुनाव में उपयोग किया गया, उपचुनाव में, ये कहीं न कहीं आम जनता को दबाने का। आज देखेंगे थानों में भी, 3 थानों में कई लोगों को बेवजह उनको फंसा रखा है और बीजेपी ने इतना दारू बांटा है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए, देश के लिए ऐसा काम करेंगे, खुला हमारे कार्यकर्ता दारू पकड़ रहे हैं, तो ये कहीं न कहीं हमारे देखा गया है कि बौखलाहट थी इनकी। और अगर वो चुनाव तरीके से हाथ जीतते होते तो इस तरह से घटिया स्पीच नहीं देते, धमकियां नहीं देते, अनर्गल बयान नहीं देते। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहा था कि आप इस विधानसभा में आए तो आप 5 साल में क्या करोगे, इस 5 सालों में क्या करोगे, हेल्थ के लिए क्या करोगे, एजुकेशन के लिए क्या करोगे, युवाओं के लिए क्या करोगे, हमारा भाई जो गुजरात पलायन हो रहा है उसके लिए क्या करोगे। उस पर बात नहीं की उन्होंने, झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, आरोप लगाए। एक मुख्यमंत्री जी कर्मचारी को धमकियां दे रहे हैं खुली मंच पे। और अब बात कर लेते हैं रामगढ़ सीट की, जहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने वोट कास्ट किया है और सीधे रामगढ़ सीट पे, क्योंकि यहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही टफ फाइट मानी जा रही है। रामगढ़ सीट से सहानुभूति सीट मानी जा रही है। सिंपैथाइज वोट लेने की कोशिश कांग्रेस की तरफ से की गई है, क्योंकि आरएन जुबैर खान को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया। तो वहीं बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह पर इस बार चुनावी मैदान में और भरोसा जताते हुए उनको उतारा गया है। देखिए, वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, बीजेपी प्रत्याशी सुखवंत सिंह ने जहां वोट कास्ट किया है। तो ये रामगढ़ की सीट है, सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है, क्योंकि यही 2 सीट है, चाहे दौसा चाहे रामगढ़, जहां पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टफ फाइट मानी जा रही है। अलवर की बात करें तो अलवर में बिजली पानी समस्या रही हमेशा। विधानसभा में बीजेपी और कांग्रेस में ये सीधी टक्कर है और क्योंकि सुखवंत सिंह आप बीजेपी से देख रहे हैं, आरएन जुबैर खान को देख रहे हैं। और अगर हम अलवर की बात कर लेते हैं, मतलब रामगढ़ सीट की अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहां पर मुकाबला बेहद ही दिलचस्प है, जो क्योंकि सहानुभूति फैक्टर यहां पर है। पहले से आपने देखा समीकरण के हिसाब से यहां पर कांग्रेस मजबूत मानी जा रही है और जानकार ये कहते हैं कि आर्यन खान का रास्ता लेकिन आसान नहीं है। बड़ी वजह यह है कि बीजेपी से बागी नेता जैसे कि हम जय आहूजा का नाम जब आता है, वो फिलहाल शांत हो गए हैं, लेकिन टिकट नहीं मिलने से वो नाराज बताए जा रहे थे जय आहूजा। और फिर उनके बाद बगावती तेवर भी दिखाया मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को, उनसे बात करनी पड़ी, फिर जाकर वो मान गए। तो विधानसभा चुनाव 2023 में बीजेपी से बागी होकर चुनाव लड़े जो सुखवंत सिंह थे, बीजेपी से इस बार उनको टिकट दिया गया है। बागी तेवर उन्होंने इख्तियार किया था, लेकिन चुनावी मैदान में इस बार उतारे गए हैं और ये माना जा रहा है कि आर्यन खान का रास्ता फिलहाल सुखवंत सिंह के अकॉर्डिंगली वो आसान नहीं होने वाला है। लेकिन आप ये देखिए कि बीजेपी उनको इस बार चुनावी मैदान में उतारी गई है, जो 2023 में बागी तेवर इख्तियार कर चुके थे, बीजेपी से भरोसा नहीं जता पा रहे थे, टिकट कट गया था, लेकिन इस बार चुनावी मैदान में है। और उपचुनाव के हिसाब से जो जानकार कहते हैं बीजेपी का हालांकि प्रदर्शन थोड़ा ठीक रहा है, लेकिन देखिए राजस्थान की जनता नहीं ठीक रहा है, लेकिन राजस्थान की जनता का मिजाज कोई बदल नहीं सकता है। जिस तरह लोकसभा और विधानसभा में आपने देखा कि वोटर साइलेंट थे, इस बार भी वोटर साइलेंट है। और जब उपचुनाव या विधानसभा की बात आती है, जरूर चुनाव प्रचार में लोकल मुद्दों से ज्यादा राष्ट्रीय मुद्दे हावी रहे, जहां पर कांग्रेस और बीजेपी के अपने अपने दावे रहे। बीजेपी जहां पर यह कहती रही कि डबल इंजन सरकार यहां पर बनेगी, ज्यादा फायदा मिलेगा। हमने 11 महीने या 10 महीने, देखिए 11 महीने होने वाले हैं, उसमें 50% हमने जो वादे किए थे, चुनावी वादे, वो पूरे कर लिए हैं। पेपर लीक जैसे बड़े मुद्दे को हमने सॉल्व किया है। पानी, ERCP, यमुना जल समझौता, ये सारे मुद्दे हमने सॉल्व किए, हमारे ही सरकार में सॉल्व हुए हैं।
तो वहीं पर आप देखिए रामगढ़ सीट की ये दो तस्वीरें समय आप देख रहे हैं। एक तरफ जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं आरएन जुबैर खान और दूसरी तरफ जो बीजेपी के प्रत्याशी हैं सुखवंत, उनको आप देख रहे हैं, सुखवंत सिंह को। और दोनों ही तस्वीरें बहुत अहम हो जाती हैं। यही अलवर की रामगढ़ सीट है जहां पर बीजेपी और कांग्रेस की तरफ से सीधा मुकाबला माना जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का ये गढ़ रहा है, लेकिन फिर भी अब क्योंकि कांग्रेस के सामने ये चुनौती है 7 सीटों में से कि 4 सीटें अपने नाम करनी है। देखना यह है क्योंकि जुबैर खान काफी अच्छे लीडर माने जाते हैं। हार्ट ट्रांसप्लांट की वजह से उनका तबीयत खराब हुआ अपने फार्म हाउस पे और उनका निधन हुआ, और इसलिए बहुत सोच समझकर, क्योंकि अधिकतर भारत एक बहुत इमोशनल कंट्री मानी जाती है और इसीलिए कांग्रेस की तरफ से ये आजमाइश की गई है कि आरएन जुबैर खान को उतारा जाए ताकि ये सीट उनके खाते में फिर से दर्ज हो जाए। अब सीधे चलिए टोंक के देवली उनियारा से सीधे बात करते हैं। टोंक का जब नाम आता है तो बहुत सारे समीकरण आपके दिमाग में आ जाते होंगे, लेकिन समीकरण आपको समझाएंगे। लेकिन सबसे पहले टोंक के देवली उनियारा से कांग्रेस प्रत्याशी कस्तूर चंद मीणा, केसी मीणा ने मतदान किया है। सीधे तस्वीर आप देख रहे हैं, कांग्रेस प्रत्याशी है केसी मीणा जिन्होंने मतदान किया है। टोंक से ये सीधे तस्वीरें एक उंगली में लगी हुई स्याही को दिखाते हुए, और ये तमाम लोगों को आकर्षित भी करता है। जो लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कृपया करके अपने घरों से बाहर निकलिए और अपने मताधिकार का प्रयोग करके कम से कम उपचुनाव में तो जरूर चले जाइए। क्योंकि अगर हम केसी मीणा की बात करते हैं देवली उनियारा की, तो यहां पर भी मुकाबला काफी ज्यादा त्रिकोणीय मानी जा रही है। काफी ज्यादा क्या त्रिकोणीय ही मुकाबला है, क्योंकि देवली उनियारा से राजेंद्र गुर्जर बीजेपी से हैं, केसी मीणा कांग्रेस से, नरेश मीणा निर्दलीय इस बार चुनावी मैदान में है। लेकिन इस बार कांग्रेस के लिए टफ फाइट है, इसलिए क्योंकि नरेश मीणा के आपने देखा जितनी भी जनसभाएं हुई उसमें बढ़ती हुई भीड़ वो बहुत कुछ बयां करती है। हालांकि जो जनसभाएं होती हैं, रोड शो होती हैं, उसमें उमड़ती हुई भीड़ अगर वो वोट में तब्दील हो जाती है तब तो माना जा सकता है, लेकिन कई दफा ऐसा हुआ है, अगर आप इतिहास टटोल के देखें कि बढ़ती हुई भीड़, जुटती हुई भीड़ जनसभाओं में या रोड सभा में अगर वो वोट में परसेंटेज में कन्वर्ट नहीं होते हैं तो वो लॉस भी होता है। फिलहाल कांग्रेस प्रत्याशी काफी ज्यादा कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं और कस्तूर चंद मीणा को आप वोट कास्ट करते हुए देख रहे हैं। खेमसर सीधे लेकर चलते हैं, जहां पर शांतिपूर्वक मतदान लगातार जारी है। मासूम बच्चे को गोद में लेकर किस तरह से एक महिला वहां पर वोट देने के लिए पहुंची है और इस महिला के द्वारा तमाम वो चीजें बताने की कोशिश की जा रही है उन तमाम मतदाताओं को जो अभी तक नहीं अपने घरों से निकले हैं। वो तस्वीर आप देखिए कि एक मासूम बच्चा एक मां के गोद में है और वो सुबह गुलाबी ठंड में जरूर अपने अधिकार को समझते हुए वो सीधे निकली है। खिमसर की ये सीधे तस्वीर आप देखिए, शांतिपूर्ण तरीके से मतदान केंद्रों पर मतदाता अपने बारी बारी का इंतजार कर रहे हैं और यहां पर नजर आ रहे हैं। सबसे बड़ी बात अगर हम नागौर की बात करते हैं, यहां पर हनुमान बेनीवाल पार्टी का मतलब आरएलपी का हनुमान बेनीवाल का दबदबा रहा है। खिमसर की लड़ाई जब भी देखिए, चाहे विधानसभा चाहे लोकसभा में, यहां आरएलपी ही जीती है। बीजेपी को यहां पर शिकस्त लेनी पड़ी है। यह बात अलग था कि लोकसभा में आरएलपी और कांग्रेस यहां पे गठबंधन की सरकार थी, लेकिन इस बार गठबंधन की सरकार नहीं हो पाई है। इस बार सभी चुनावी पार्टियां अकेले ही चुनावी मैदान में है। खिमसर की हम बात कर रहे हैं, रेवंत राम डांगा बीजेपी से है, रतन चौधरी कांग्रेस की तरफ से है, कनिका बेनीवाल आरएलपी की तरफ से हनुमान बेनीवाल की पत्नी है। कांग्रेस ने जरूर यहां पर एक चाल चलती हुई एक कैंडिडेट को उतारा है, क्योंकि कनिका बेनीवाल क्योंकि महिला हैं और महिलाओं के वोटों का ध्रुवीकरण हो बटे, क्योंककि इसलिए रतन चौधरी को इस बार चुनावी मैदान में, लेकिन तब भी इन सब के बीच में बीजेपी और आरएलपी के बीच में ही यहां टफ फाइट मानी जा रही है। रेवंत राम डांगा जो कि 2065 वोटों से इस पिछली बार विधानसभा में पीछे थे हनुमान बेनीवाल से, मात्र 2065 वोटों से इस बार भी रेवंत राम डांगा है। और उनको आपने सुना, क्योंकि उनको बीजेपी इस तरह से बता रही है कि वो बिल्कुल किसान हैं, जो फैक्टर्स हैं उनके वो जमीन से लोगों से जुड़े हुए हैं, किसान नेता हैं, लोगों से जुड़ाव है उनका, बिल्कुल सिंपल आदमी है। और रेवंत राम डांगा को आप सुन भी रहे थे, हमने चलाया भी, हमारे रिपोर्टर्स ने पूछा भी, लेकिन आप सोचिए किसान की जब बात आती है तो यहां कांग्रेस पीछे नहीं है। आपने देखा होगा कि जनसभाओं में किस तरह से पलटवार किया गया, चाहे वो किसान की कर्ज माफी को लेकर कांग्रेस की तरफ से ये बोला गया। फिलहाल ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, देखिए महिलाएं अपने घरों का काम धाम करके सुबह सुबह, उनको पता है कि आज के दिन उपचुनाव होना है, 7 बजे से वोटिंग प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, इसलिए अपना काम करके या जो जरूरी काम है वो करके, और किस तरह से वो देखिए बच्चों को गोद में लेते हुए और वो मतदान केंद्र तक पहुंची हैं।
और ये बताता है कि जो लोग नहीं पहुंचते हैं या सोचते हैं गुलाबी ठंड है या हमें ऑफिस जाना है, जरूर आज की प्रक्रिया आपके लिए बेहद जरूरी है। आप ऑफिस जाइए, आप सारा काम करिए, लेकिन शाम 6 बजे से, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक वोटिंग की प्रक्रिया होती है। आधे 1 घंटे का समय निकालकर और जरूर अपने मतदान जो आपके पास आपके ऑफिस या घर या कहीं भी आप जा रहे हैं जहां काम करने, उसके पास हो तो जरूर मतदान केंद्र तक पहुंचिए और यहां पर वोट कास्ट करिए। से अपील करना चाहता हूँ कि वो 84 के विकास पे, 84 की खुशहाली पे, यहाँ की समृद्धि पे, शांति पे वोट करे और यहाँ युवाओं के रोजगार पे और महिलाओं के सम्मान पे वोट करे। यहाँ शिक्षा और विकास के कामों पे वोट करे, ना कि धर्म और जाति के नाम पे जहर घोलने वाली राजनीतिक दलों को वोट करे। 1 साल पहले चुनाव हो चुका था, लेकिन ऊपर वाले को कुछ और मंजूर था, इसलिए आज हम वापस चुनावी मैदान में आए और हमेशा से हमारा मुद्दा कांग्रेस पार्टी की विचारधारा पे हमने चुनाव लड़ा है, विकास और भाईचारे पे चुनाव लड़ा। रामगढ़ में हमेशा वोटिंग टर्नआउट हमेशा अच्छा रहा है, लोग हमेशा जागरूक होकर वोट करते हैं, बहुत अच्छी बात है। डेमोक्रेसी में जितना लोग पार्टिसिपेट करेंगे, लोकतंत्र में मत का प्रयोग करेंगे, उतना बेटर है एक अच्छी डेमोक्रेसी डेवलप होने का। मैं वर्चस्व की बात नहीं करता, वर्चस्व जनता को होना चाहिए। मैं 3 बार यहाँ से विधायक रहा हूँ, 1 बार सांसद, 1 बार बांदी से विधायक रहा हूँ और मैंने लगातार जितना मेरे पे बन पाया जनता का सेवा करी है। हमारी पार्टी ने भी अच्छे काम किए। हम तो ये चाहते हैं कि इस तरह की जनता की भावनाएं जो बनी रही थी 10-15 साल तक मेरे साथ में रही है, वही भावना जनता की बन रहे। और डीसी को भी मैं यही कहूंगा कि सब मिलकर के हम, पहले मैं यहाँ विधायक था, मैं सांसद बन गया, 1-11 होते हैं, हम दोनों मिलकर के जो भी मेरे अधूरे कार्य हैं, जो भी हमारी पार्टी के अधूरे कार्य है, कोशिश करेंगे सब कार्य पूरे हो। हमारे कार्यकर्ता इतना मजबूती के साथ में खड़े हुए थे जिन्होंने दबा के काम किया। और जनता की भावना जब होती है उसको कोई रोक नहीं सकता। जनता की भावना कांग्रेस के प्रति है और हमारे प्रति डीसी बराव के प्रति है और निश्चित हम चुनाव जीतेंगे। परिवर्तन होगा और खिमसर में कमल खिलेगा भारी मतों से। यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। मतदान कर दिया है। हाँ बताइए, मतदान कर दिया है, कैसा लग रहा है? किस तरह पूरा ये चुनाव आप देखते हैं? अच्छा लग रहा है। मैं क्या देख रहा हूँ, इस बार खिमसर की आम जनता चुनाव लड़ रही है। इतना जनता के अंदर उत्साह है, आप जहाँ भी देखो 7 बजने को 7:15 बजे और लाइनें लगी, लोगों के अंदर बहुत बड़ा उत्साह है। आम जन परिवर्तन चाहते हैं। तो इस बार खिमसर की जनता चुनाव लड़ रही है, 36 कौम के लोग मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी की एक ऐतिहासिक जीत होगी। जो 23 तारीख को मतगणना परिणाम आएगा, वो चौंकाने वाला परिणाम आएगा। मैं मतदाताओं से यही कहना चाह रहा हूँ कि ये लोकतंत्र का पर्व है, इसमें मत का प्रयोग करना चाहिए। जिनके भी सगे संबंधी बाहर हैं, बच्चे बाहर हैं, उनको साथ लेकर मतदान करें और अधिक से अधिक मतदान करें। हमने कल भी प्रार्थना की थी, आज भी कर रहा हूँ। राष्ट्रवाद को लेकर भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है और उसी को लेकर हम चल रहे हैं। एक हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत यहाँ की जनता ने मुझे विधायक बनाया था 2023 में और मुझे सांसद बनाया और ये सीट खाली हुई। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था से चुनाव होना चाहिए था, लेकिन जिस तरह से सरकार ने अपनी सारी मशीनरी लगाई और हमारे जो वर्तमान में मुख्यमंत्री जी हैं, जिन्होंने जिस तरह से 2 सभाएं की यहाँ पर, एक नामांकन के दिन आए और एक आखिरी तारीख को आए और उन्होंने काफी प्रयास किया। देखो, हर पार्टी को अपने दमखम झुकने का अधिकार है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लेकिन एक झूठ प्रचारित करना, खुले मंच से धमकियां दिलाना, मुख्यमंत्री जी की सभा है, वहां पर एक शराब पी के आदमी मंच पे चढ़ के स्पीच देता है और खुली धमकी देता है मुझे, तो ये लोकतंत्र की हत्या है। और सरकारी मशीनरी का जिस तरह से इस चुनाव में उपयोग किया गया, उपचुनाव में, ये कहीं न कहीं आम जनता को दबाने का। आज देखेंगे थानों में भी, 3 थानों में कई लोगों को बेवजह उनको फंसा रखा है और बीजेपी ने इतना दारू बांटा है। एक तरफ कह रहे हैं कि हम युवाओं के लिए, देश के लिए ऐसा काम करेंगे, खुला हमारे कार्यकर्ता दारू पकड़ रहे हैं। तो ये कहीं न कहीं हमारे देखा गया है कि बौखलाहट थी इनकी। और अगर वो चुनाव तरीके से हार जीतते होते तो इस तरह से घटिया स्पीच नहीं देते, धमकियां नहीं देते, अनर्गल बयान नहीं देते। मैं मुख्यमंत्री जी को कहना चाह रहा था कि आप इस विधानसभा में आए तो आप 5 साल में क्या करोगे, इस 5 सालों में
क्या करोगे, हेल्थ के लिए क्या करोगे, एजुकेशन के लिए क्या करोगे, युवाओं के लिए क्या करोगे, हमारा भाई जो गुजरात पलायन हो रहा है उसके लिए क्या करोगे, उस पर बात नहीं की उन्होंने। झूठ फैलाया, भ्रम फैलाया, आरोप लगाए। एक मुख्यमंत्री जी कर्मचारी को धमकियां दे रहे खुली मंच पे। जो देख रहे हैं, एक बुजुर्ग महिला मतदान केंद्र तक पहुंची हैं और देखिए उंगली में लगी हुई स्याही को दिखाते हुए दिखा रही हैं कि मैं अगर इतनी बुजुर्ग होकर वोट कास्ट कर सकती हूं तो आप भी जा सकते हैं। दो बुजुर्ग कपल भी आपको दिखाई दिए जो कि सेल्फी जो पॉइंट बनाया गया है वोट कास्ट करने के बाद वो उस पर फोटो खिंचवाते हुए, अलग अलग तस्वीरें हैं। और आपने मुरारी लाल मीणा से लेकर राजकुमार रोत को लेकर तमाम लोगों को सुना, आर्यन जुबैर खान को सुना, मुरारी लाल मीणा को आपने सुना, राजकुमार रोत को आपने सुना, सुखवंत सिंह को आपने सुना। ये तमाम लोग आप मताधिकार का प्रयोग करने की बात भी कहे। लोकतंत्र का पर्व है, निकलिए ज़रूर, लेकिन अपनी अपनी बातें भी बताई। हर सीट को हम डिस्कस भी कर रहे हैं कि इसकी क्या चीज़ें हैं और लोकल मुद्दों पर क्या इस बार जनता दे रही है या जो जनसभाओं में बोला गया, क्योंकि किसान की हम जिक्र कर रहे थे इसके पहले और एक किसान नेता के रूप में बताया जा रहा है। रेवंत राम डांगा को खीमसर की बात कर रहे हैं, यानी नागौर सीट की। तो कांग्रेस की तरफ से यहां पर पलटवार भी आ रहा है। उन्होंने साफ तौर कहा कि किसान की कर्ज माफी के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। साफ तौर पर किसान सम्मान अभी आपने देखा कि जो सरकार के द्वारा, भजनलाल सरकार के द्वारा 6,000 से बढ़ाकर 8,000 किया गया, इसका भी इन्फ्लुएंस कहीं ना कहीं इस चुनाव मैदान में देखने को मिलेगा। लेकिन इस पर भी कांग्रेस ने पलटवार किया कि बढ़ाने के लिए तो कह रहे थे 6 से 12,000, मात्र 2,000 रुपए बढ़ाए, लेकिन जहां 6,000 मिल रहे थे वहां 2,000 भी अगर बढ़ के मिल रहा है तो वो भी किसान देखता है। तो आप देखिए कि अलग अलग चीजें हैं, अलग अलग फैक्टर्स है, कौन से फैक्टर्स क्या कमाल कर पाएंगे ये देखना होगा। आशीष हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं, आशीष से समझ सकते हैं क्योंकि दौसा से, क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा समय बीत चुका है। दौसा में अभी क्या हाल है आशीष? उपयोग करके आया है। हाथ में जो इंक लगाई गई है वो इंक दिखा रहा है और ये पहली बार विधानसभा चुनाव का वोट दिया। हालांकि सेकंड टाइम इन्होंने वोटिंग की है, लेकिन जो विधानसभा चुनाव है उसमें पहली बार वोट किया है। इनसे बात करते हैं, कैसा प्रत्याशी चाहिए, क्या कैसा होना चाहिए अपना विधायक? वो अच्छा होना चाहिए, आगे भी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए हमारी। आप लोग दिव्यांग लोग हो तो इनकी कैसी व्यवस्था है भारत निर्वाचन आयोग की? अच्छी है। अच्छा, तो आपको यहाँ व्हील चेयर मिली है यहाँ पर? हाँ। अच्छा अच्छा। तो ये दिव्यांग मतदाता है, आप तस्वीरों में देख सकते हो। और भी हम जो मतदाता हैं उनसे बात करते हैं कि जो यहाँ पर आए क्या सोच लेकर यहाँ वोट देने आए हो, कैसा विधायक होना चाहिए, क्या करे अपने क्षेत्र के लिए? भाई कोई समाज के लिए बढ़िया काम के लिए तो देने के लिए आए, और क्या ले है ना। आपने वोट दे लिया? हाँ। तो कैसा चुना विधायक, कैसा होना चाहिए, क्या हमारे दौसा जिले के लिए अच्छी फैसिलिटी के लिए, समाज सेवा के लिए विधायक अच्छा होना चाहिए। तो क्या सोच, मतलब आपको क्या चाहिए दौसा में? पानी, बिजली, ऐसी पानी की सुविधा होनी चाहिए। तो बिल्कुल लगातार जो वोटर हैं यहाँ पर आ रहे हैं। अब दिव्यांग जो मतदाता हैं उनको लिए भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा ये व्यवस्था की गई है। उन्हें जो व्हील चेयर है वो उपलब्ध कराई जाती है और उसके बाद में व्हील चेयर के माध्यम से उन्हें बाहर छोड़ा जाता है। ये और भी मतदाता है हमारे साथ, इनसे बात करते हैं। आप मताधिकार का उपयोग किया है, क्या चाहती है दौसा की जनता, कैसा उम्मीदवार, कैसा विधायक बनाना चाहती है? डबल इंजन की सरकार चलती है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, राजस्थान में भारतीय आदरणीय भजनलाल जी की सरकार है। विकास चाहती है, ईआरसीपी लागू करना चाहती है, खेतों में पानी चाहिए, बिजली चाहिए, समग्र विकास चाहिए, और वो विकास केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। और हमारे जो प्रत्याशी हैं जगमोहन मीणा, उनको भारी मतों से जिताना हमारा लक्ष्य है ताकि दौसा का समग्र विकास। ये तो भाजपा वाली बात हो गई। आम जनता दौसा में क्या कमियां रह गई, क्योंकि पहले भजनलाल जी की 11 महीने सरकार है, तो वो क्या कर पाए, क्या नहीं कर पाए? भजनलाल जी ने 11 महीने में उतना किया जो तो आज तक किसी ने नहीं किया। उन्होंने 10 लाख वैकेंसी की घोषणा की, आज तक सरकारी वैकेंसी निकलेंगी, आज तक प्राइवेट वैकेंसी निकलेंगी। और जितने भी पेपर माफिया थे जिन्होंने कांग्रेस में सबसे ज्यादा पेपर आउट हुए थे, उन पेपर माफियाओं को भजनलाल। तो दौसा से आशीष जुड़े हुए थे। देखिए, उन्होंने महिला से भी बात की जो आई थी वोट कास्ट करने के लिए। उन्होंने कहा कि विकास होना चाहिए। उनके साथ एक युवा महिला वोट डालने के लिए आई थी। उन्होंने भी कहा कि पानी की समस्या। दूसरे शख्स से बात की, एक दिव्यांग जन से बात की है
उन्होंने भी कहा कि फैसिलिटी अच्छी की गई है, व्हील चेयर मुहैया कराया गया, उसके बाद उनको मतदान कराने के बाद फिर सीधे उनको बाहर भी छोड़ा गया। तो देखिए फैसिलिटीज अच्छी की गई हैं मतदान केंद्रों पर। आप बार बार यही हम कह रहे हैं कि घर से निकलिए और मतदान जरूर करिए। दौसा का जिक्र आता है, बीजेपी और कांग्रेस के बीच में टफ फाइट मानी जा रही है। किरोड़ी लाल मीणा के भाई यहाँ पर जगमोहन मीणा और साथ ही सचिन पायलट के गढ़ में डीसी बैरवा को इस बार चुनावी मैदान में उतारा गया है। दौसा का जो मिजाज है वो इस तरह है कि ये कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, लेकिन इस बार सांख किरोड़ी लाल मीणा और सचिन पायलट पे लगी हुई है। इसलिए आपने देखा धुआंधार प्रचार भी किया गया और एकमात्र ऐसा दौसा जिला जहां पर उपचुनाव हो रहा है, जहां पर मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार ने जनसभा के साथ साथ रोड शो भी किया। और कल की तस्वीरें तो दिलचस्प करने वाली थी। आपने देखा कि जगह जगह ये उपचुनाव से पहले भी किरोड़ी लाल मीणा दौसा को लेकर काफी ज्यादा सक्रिय नजर आ रहे थे। और पेपर लीक का जिक्र अभी एक शख्स ने किया जो मतदान करने के लिए आए थे। उन्होंने कहा पेपर जैसे लीक जैसे मुद्दे जिस पर कि जनसभाओं में भी संबोधित किया गया कि हमने पेपर लीक में 200 लोगों को गिरफ्तार किया। और कल जैसे एक तस्वीर निकल कर आई थी किरोड़ी लाल मीणा की कि 2 बच्चे जो छात्र चढ़ गए थे और टंकी पर, और वो उनको उतारने के लिए खुद उस पर चढ़े और उतार के नीचे लाए। उन्होंने कहा 15 दिन के अंदर सरकार बड़ा अच्छा काम करेगी। तो उपचुनाव के दंगल में 69 प्रत्याशी अपनी किस्मत को आजमा रहे हैं। सबकी साख दांव पर लगी है। क्या कुछ होगा ये तो 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो पता चलेगा।